हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 5th चैप्टर व्यवसाय के नवोदित माध्यम या इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम आगे देखते हैं ई कॉमर्स के लाभ या उपयोगिता क्या है। तो ई कॉमर्स यानी हम इंटरनेट के माध्यम से क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, वो ई कॉमर्स कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि ई कॉमर्स की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहला है मध्यस्थों की समाप्ति। ई कॉमर्स को अपनाने से उत्पादक और उपभोक्ता इनके मध्य कोई भी नहीं होता, सारे मध्यस्थी हट जाते हैं और उत्पादक के लाभ में वृद्धि होती है क्योंकि उसको बीच में जो होते हैं मध्यस्थ उनको नहीं देना पड़ता, और उपभोक्ता को भी कम लागत पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तो मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है। फिर दूसरा लाभ है समय की बचत। ई कॉमर्स से ग्राहक को वस्तु क्रय करने के लिए बाजार में घूमना नहीं पड़ता और न ही क्रेता को उसको कई प्रकार की वस्तुएं दिखाने में समय वेस्ट करना पड़ता है। इस कारण से घर बैठे बैठे वस्तु की सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद क्रेता और विक्रेताओं के समय बहुत बच जाता है। अगला है उपभोक्ता को सुविधा। ई कॉमर्स से उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाती है और उसे विक्रेता की शीघ्रता का सामना नहीं करना पड़ता। जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो हम जल्दी से वस्तु खरीद लें, इस प्रकार से उस वस्तु का वर्णन करके विक्रेता के द्वारा हमको ज्यादा समय नहीं लेने दिया जाता। इस दोष से हम बच जाते हैं और क्रेता को वस्तु को खरीदने में सुविधा होती है। अगला है विस्तृत बाजार। ई कॉमर्स का संबंध पूरे विश्व से है, इसलिए इसमें जुड़े हुए व्यापारियों को पूरे विश्व के बाजार में क्रय और विक्रय करने का मौका मिल जाता है। फिर अगला है सुनिश्चित भुगतान। ई कॉमर्स में वस्तु के क्रय का भुगतान क्रेडिट कार्ड के द्वारा होने से भुगतान की जो अनिश्चितता होती है वो समाप्त हो जाती है। नए उत्पाद का विक्रय। यदि कोई व्यवसायी अपना कोई नया व्यवसाय करता है या नया उत्पाद निकालता है तो उसे वो अपनी इंटरनेट में यदि उसकी जानकारी उपलब्ध करवा देता है तो नई वस्तु के विक्रय करना भी आसान हो जाता है। फिर है समस्याओं का शीघ्र समाधान। ई कॉमर्स में उपभोक्ता की उत्पाद संबंधी समस्याओं को शीघ्रता से हल कर दिया जाता है। फिर है ढांचागत खर्चों की कमी। जैसे किसी भी विक्रेता को जो एक आवश्यक उसका जो खर्च है, जैसे शोरूम का खर्च है, विद्युत का खर्च है, सजावट का खर्च है, इन खर्चों को ये खर्चे समाप्त हो जाते हैं ई कॉमर्स से व्यापार करने पर। अब हमारा अगला टॉपिक है ई कॉमर्स में सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक साधन। यानी यदि हमको ई कॉमर्स के माध्यम से कोई सामान खरीदना या बेचना है तो हमारे पास कौन कौन से आवश्यक सामान या साधन होने चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि इन आवश्यक सामानों को या साधनों को दो भागों में बांटा गया है: आधारभूत भौतिक साधन और तकनीकी क्रियान्वयन के साधन। आधारभूत भौतिक साधनों के अंतर्गत ये 4 साधन हैं: कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रभावी दूरसंचार व्यवस्था, विस्तृत वेबसाइट और कुशल कर्मचारी। अब हम देखते हैं आधारभूत हार्डवेयर। तो ई कॉमर्स द्वारा व्यवसाय इंटरनेट पर आधारित होने के कारण यह आवश्यक है कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए। इस कंप्यूटर हार्डवेयर में पर्याप्त स्पीड हो, मेमोरी हो और नोड्स होने चाहिए। कंप्यूटर के द्वारा ही माल के लिए आदेश दिया या प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यापार के लिए एक कंप्यूटर पर्याप्त है,
एक कंप्यूटर प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे कंप्यूटर के लिए इनपुट बन जाता है। मान लो हमने यहाँ से कुछ ऑर्डर दिया तो दूसरे कंप्यूटर के लिए वो इनपुट का कार्य करता है। तो इस प्रकार से सारी कार्यवाही करने के लिए हमको कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता है। फिर दूसरा है वो आधारभूत भौतिक साधनों में दूसरा है प्रभावी दूर संचार व्यवस्था। ई कॉमर्स की सफलता तभी प्रभावी हो सकेगी जब दूर संचार व्यवस्था अच्छी हो। इसके लिए व्यापारी के पास प्रभावी दूर संचार व्यवस्था और इंटरनेट कनेक्शन भी होना अनिवार्य है। फिर अगला है भौतिक साधन विस्तृत वेबसाइट। ई कॉमर्स की सफलता वेबसाइट पर निर्भर है। व्यवसायी को अपने उत्पाद की संपूर्ण जानकारी की एक वेबसाइट बना लेना चाहिए ताकि जो क्रेता हैं वो वेबसाइट खोलकर वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। फिर है चौथा साधन है आधारभूत भौतिक साधन में कुशल कर्मचारी। यद्यपि ई कॉमर्स में संपूर्ण व्यापार इंटरनेट के द्वारा होता है, पर व्यापारी के कंप्यूटर उपकरण को चलाने के लिए और व्यापारिक पूछताछ का उत्तर देने के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति होना आवश्यक है। कभी कभी व्यापारी जो है वो ज्यादा यदि पढ़ा लिखा ना हो या उसे इंटरनेट का ज्ञान ना हो या वो कंप्यूटर नहीं चला पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कोई कंप्यूटर का जानकार कुशल कर्मचारी होना चाहिए जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दे पाए और सारा कुछ हैंडल कर पाए व्यापार। अब इसमें ई कॉमर्स की सफलता के लिए जो आवश्यक साधन थे उसमें दूसरा साधन है तकनीकी क्रियान्वयन के साधन। तकनीकी क्रियान्वयन के साधन में पहला है विश्वव्यापी वेब। विश्वव्यापी वेब व्यापारी को अपने कंप्यूटर को विश्वव्यापी वेब या WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ना चाहिए। वेबसाइट तक वेब ब्राउजर के द्वारा पहुंचा जा सकता है। फिर दूसरा है ईमेल। संदेश को तीव्रता से भेजने के लिए ईमेल की सुविधा होना चाहिए। फिर है इंटरनेट सेवा सुलभ करता। इंटरनेट सेवा सुलभ करता इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाली कंपनी होती है। जो इंटरनेट जिनका हम कनेक्शन लेते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन जिस भी कंपनी का लेते हैं उसकी एक कंपनी होती है और मॉडेम और टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा सर्विस प्रदान करता है VSNL जो पूरे विदेश संचार निगम लिमिटेड कहलाता है। फिर है एप्लीकेशन सेवा सुलभ करता। इससे इंटरनेट प्रयोग करने की लागत कम हो जाती है। फिर है पांचवा सर्वर। यह कंप्यूटर का एक सिस्टम है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और सर्वर ये दो प्रकार का होता है, वेब सर्वर और मेल सर्वर। वेब सर्वर यह एक सॉफ्टवेयर है जो पृष्ठ स्टोर करता है, पेजेस, और मेल सर्वर जो संदेश को डाक के समान यहां से वहां भेजने का कार्य करता है। और छठवां है पोर्टल्स। पोर्टल्स जंक्शन का काम करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ई कॉमर्स से संबंधित सुरक्षा समस्याएं। अब ई कॉमर्स हम उपयोग तो करते हैं लेकिन बहुत जगह है इसमें हमको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसमें है सबसे पहली समस्या है हैकिंग की समस्या। वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को हैकिंग कहते हैं। किसी भी वेबसाइट में हैकिंग करना यानी अनाधिकृत जिनका प्रवेश करना मना है वो यदि प्रवेश करते हैं तो वो हैकिंग कहलाता है। हैकर्स अनाधिकृत प्रवेश के द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए साइबर क्राइम सेल की स्थापना की गई है। फिर दूसरा है वायरस। कंप्यूटर में यदि वायरस चला जाता है तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी जानकारियों को वो नष्ट कर देता है और जब तक ये वायरस दूर नहीं होता या समाप्त नहीं होता तब तक व्यापारिक कार्यवाही रुक जाती है। फिर तीसरा है ब्रांड हाईजैकिंग।
इंटरनेट के द्वारा नए ब्रांड परंपरागत ब्रांडों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इससे परंपरागत ब्रांडों को हानि उठाना पड़ती है और ब्रांड के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि यदि ब्रांड का पंजीकरण कर लेना चाहिए ताकि कोई उस ब्रांड का दुरुपयोग न कर ले। हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी या थोड़ी थोड़ी सी अलग करके उसी प्रकार का ब्रांड बना लिया जाता है, जिससे जो मेन ब्रांड होता है उसके व्यापार में कठिनाई आ जाती है। फिर हम अगला देखते हैं व्यावसायिक लेन देन की सुरक्षा। यानी हम यदि व्यावसायिक लेन देन की सुरक्षा ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। इसमें है सबसे पहला प्रमाणिकता। भेजे जाने वाले प्रलेखों पर प्रेषक की पहचान प्रमाणित की जानी चाहिए ताकि छल कपट की संभावना खत्म हो जाए। यदि कुछ प्रमाणिकता हो तो ज्यादा अच्छा होगा जो भी भेजा जा रहा है, ताकि किसके द्वारा भेजा गया है ये समझना आसान हो। फिर परिवर्तन। पासवर्ड के बिना संदेश में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होना चाहिए। फिर है गुप्तता। कोई भी अनाधिकृत पक्ष के द्वारा संदेश की विषय वस्तु की जांच नहीं की जानी चाहिए। ई कॉमर्स व्यवहार में गुप्तता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर प्राप्ति का अस्वीकृत होना। मूल सौदे के अनुरूप विक्रेता भुगतान की प्राप्ति के लिए मना नहीं कर सकता। यानी हमने यदि उसको भुगतान कर दिया है तो वो मना नहीं कर सकता कि आपके द्वारा किसी राशि का भुगतान किया गया है, नहीं किया गया, ऐसा नहीं बोल सकता। फिर प्रारंभता का अस्वीकृत होना। लेन देन करने वाले व्यक्ति प्रारंभ में किए गए सौदे को मना नहीं कर सकते। यानी एक बार सौदा हो गया है तो जिन बातों को होने के बाद सौदा हुआ है उनसे वो फिर नहीं सकता। फिर है ईमानदारी। ई कॉमर्स में के सौदों में ईमानदारी का होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स में लेन देन की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। इसमें पहला है रूप बदलना यानी इनक्रिप्शन। इसके अंतर्गत भेजी जाने वाली सूचना को किसी कोड में बदल दिया जाता है तो अनाधिकृत व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। यानी अपने संदेश का रूप यदि कोड में लिखा जाए तो कोई भी उसको नहीं समझ पाएगा। ये सुरक्षा का उपाय किया जा सकता है। और दूसरा है अंकीय डिजिटल हस्ताक्षर। यानी डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा संदेश को भेजने वाले को प्रमाणित किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर सुरक्षित होते हैं, विधान द्वारा स्वीकृत भी माने जाते हैं। वे लिखित हस्ताक्षरों की ही जगह कार्य करते हैं। तो यदि डिजिटल हस्ताक्षर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला टॉपिक है ई कॉमर्स के दोष या सीमाएं। तो ई कॉमर्स में पहला दोष है ये अत्यंत खर्चीली है। गांवों में वगैरह इनको नहीं किया जा सकता क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन और कंप्यूटर लेना महंगा पड़ता है। फिर है क्रेडिट कार्ड। आज भी विकासशील देश क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, जबकि ई कॉमर्स में क्रय और विक्रय क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही किया जाता है। फिर व्यक्तिगत निरीक्षण नहीं। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं लेकिन उसको हम आमने सामने देख नहीं पाते हैं, इसलिए कभी कभी वो वस्तु पसंद भी नहीं आती। फिर है जन विश्वास की कमी। अभी लोग ज्यादा ई कॉमर्स के द्वारा क्रय विक्रय नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास थोड़ा कम है। फिर व्यक्तिगत संपर्क की कमी। क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पाते हैं। और फिर अंतिम है तकनीकी ज्ञान की कमी, क्योंकि ई कॉमर्स के द्वारा क्रय विक्रय करना हर एक के बस की बात नहीं है। वही व्यक्ति कर सकता है जिसको तकनीकी ज्ञान हो। थैंक यू।